हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो हम देख रहे थे एचपी सेट का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ए वेटर्स सैलरी कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी एंड टिप्स ड्यूरिंग 1 वीक। हिज टिप्स वर 5/4 ऑफ हिज सैलरी बट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम कम फ्रॉम द टिप। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक वेटर है ना, उसके वेतन में यानी उसकी सैलरी में उसकी वेतन भी शामिल है और उसकी टिप भी शामिल है। तो एक सप्ताह के दौरान उसकी टिप उसके वेतन का 5/4 थी। ठीक है। तो अब उसकी आय का कितना हिस्सा जो है वो टिप्स से आया है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5/9। देखिए हमें क्वेश्चन में सैलरी नहीं दी गई है, हमें सिर्फ बोला गया है कि जो टिप है वो 5/4 है सैलरी की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द टोटल सैलरी बी एक्स। हम टोटल सैलरी को एक्स मान लेंगे और जो टिप है, टिप हमें क्वेश्चन में बोला गया 5/4 ऑफ सैलरी। तो 5/4 मल्टीप्लाई सैलरी को हमने क्या किया, अभी लेट किया एक्स। तो 5/4 इंटू एक्स। देखिए टोटल इनकम जो उसकी है वेटर की, वो सैलरी प्लस टिप से आ रही है। ठीक है, तो सैलरी हमने अभी लेट की एक्स और टिप हमने अभी निकाला 5/4 एक्स। तो हमने ये कर लिया। अब हमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4 और यहाँ से 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x/4। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया बट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम केम फ्रॉम टिप्स। तो हमें फ्रैक्शन पूछी गई है इनकम टिप की अपॉन इनकम। ठीक है, टिप अपॉन इनकम। तो विच पार्ट ऑफ टोटल इनकम कम फ्रॉम टिप। तो हम क्या करेंगे, ये हमने टिप लिखा ऊपर, ठीक है, हमने ये निकाला था टिप और अपॉन सैलरी। तो 5x/4 और 9x/4 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/9। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5/9। 42 क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1 4 27 16 क्वेश्चन मार्क 36 एंड 343। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 125। देखिए सीरीज थी हमारे पास 1 4 27 16 और ये हमें निकालना था 36 और 343। तो ये है 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का क्यूब 27 एंड 4 का स्क्वायर 16। मतलब पहले क्यूब लिया है, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, और इधर क्या आना था क्यूब, 5 का क्यूब 125, फिर ये 6 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। तो इसका राइट आंसर है 125 यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन 43 है हमारे पास, अ बुलक कार्ट हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 टाइम, what should be its speed to cover the remaining distance in the time left। देखिए एक बैलगाड़ी है ना, उसको 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि यह 3/5 समय जो है लेता है अपनी यात्रा करने में, आधी यात्रा करने में, तो जो टाइम बच रहा है, ठीक है, जो बाकी टाइम बच रहा है, जो बाकी डिस्टेंस बच रहा है, उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, हमें ये निकालना है। देखिए गिवन दिया गया था हमारे पास क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारे पास 10 आवर्स है। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 80 किलोमीटर। तो ये हाफ मैंने इसका कर लिया 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अब हमें बोला गया था कि जो इसने जो हाफ जर्नी अपनी कवर की है वो की है 3/5 ऑफ टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 10, मतलब 3/5 ऑफ 10 आवर्स। तो सबसे पहले तो हम इसका इधर कितना टाइम लगा इसको हम सबसे पहले वो निकाल लेंगे। तो देखिए टाइम टेकन टू कवर हाफ ऑफ द जर्नी 3/5 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6 आवर्स। मतलब उसको बैलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 6 घंटे लगे। और रिमेनिंग टाइम जो हमारे पास बचा, अब हमारे पास इधर कितना टाइम बचा, तो 10 - 6 आ गया 4 आवर्स। यानी जो बैलगाड़ी उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए आधा डिस्टेंस कवर करने के 6 घंटे लगे और जो बाकी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 घंटे लगे। तो हमें यहाँ उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड का हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हमारे पास इधर रिमेनिंग डिस्टेंस 40 और अपॉन टाइम यहाँ पे हमारे पास कितना आया 4 आवर्स। तो 40/4 इक्वल टू सॉल्व करके आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 आवर्स 10 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए।
तो डी इज रिलेटेड टू ई एस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉटर इन लॉ। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी ये तीनों भाई हैं, ए बी और सी। ठीक है, आगे बोला गया था कि सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी है डी का हस्बैंड, यानी डी आएगी वाइफ। फिर बोला गया था कि ई इज द फादर ऑफ ए, तो ई जो है वो ए का फादर है। ये तीनों भाई आ गए। ठीक है, डी जो आ गया वो इसकी वाइफ आ गई, और ये ई जो आ गया इसका ई जो है ए का फादर है। तो हमें पूछा गया कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, तो डी जो आएगी वो आएगी डॉटर इन लॉ, बहू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, इन सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज क्यू सी जे सी ए आर जी एम एल, द कोड ऑफ ए जे वी आई ई आर आई सी ए एन एस विल बी, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन में हमें सिलेक्शन को कोडेड किया गया था इसमें। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि द कोड ऑफ दिस विल बी। तो देखिए अगर आप सिलेक्शन को देखें, एस को कोड किया गया है क्यू में, ये हमारे पास एस है और क्यू, यानी एस को कोड किया गया है एक लेटर छोड़ के। उसके बाद आप ई को देखें तो ई को कोड किया गया है सी, यानी ई ये हमारे पास तो एक लेटर छोड़ के इस साइड लेफ्ट साइड। सेम हमारे पास एल है, एल को कोड किया गया है लेफ्ट साइड जाके जे। तो ये वाक्य वैसे हैं, तो हम इसे भी ऐसे कोड करेंगे। देखिए ए है ना, ए को कोड किया गया एक छोड़ के, तो देखिए हमारे पास इधर है एक लेटर छोड़ के वाई, वाई आ गया। आगे जे को कोड किया गया, जे को एक लेफ्ट साइड एक लेटर छोड़ के एच, वैसे वी आया हमारे पास, तो ये एक लेटर छोड़ के टी, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकियों को भी ऐसे ही निकाला गया। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, ट्रू नॉलेज इज, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमा। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ना प्रमा, प्रमा क्या होती है, ट्रू और वैलिड नॉलेज, कि जो ज्ञान जो है वो सच्चा ज्ञान है। ठीक है, कि करेक्ट नॉलेज वी फाइनली गेट। इसका जो एग्जाम्पल है, यू सी अ ट्री एंड करेक्टली नो दिस इज़ अ ट्री, कि आपने कोई पेड़ देखा और आपको पता है कि वो पेड़ ही है, दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज प्रमा, वो है प्रमा। सेकंड ऑप्शन था इसमें अप्रमा, तो प्रमा का ऑपोजिट अप्रमा, या ये ट्रू और वैलिड नॉलेज है, तो ये क्या है, फॉल्स और इनवैलिड नॉलेज, यानी रॉन्ग नॉलेज। देखिए इसका एग्जाम्पल है, सीइंग अ रोप इन द डार्क एंड थिंकिंग इट इज़ अ स्नेक, आपने अंधेरे में एक रस्सी देखी और आपको लगा कि वो सांप है, तो वो आपका जो है वो फॉल्स नॉलेज, आपकी गलत ज्ञान आपका। ठीक है, 3 ऑप्शन है इसका प्रम्या, तो प्रम्या जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की द थिंग डैट इज नॉन। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि इफ़ यू सी दिस इज़ अ ट्री, कि आपने पेड़ देखा। ठीक है, तो जो पेड़ है वो है प्रम्या, कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की वो चीज़, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है ना, तो वो चीज़ क्या है, वो उस चीज़ को बोला गया है प्रम्या। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। फोर्थ ऑप्शन है प्रमणा। देखिए प्रमणा क्या है, मीन्स और मेथड ऑफ गेटिंग ट्रू नॉलेज। इसका एग्जाम्पल है, वी नो द ट्री बाय सीइंग इट विद आवर आइज। देखिए हमें किसी ट्रू नॉलेज का, हमें जो है, हमें किसी सच्चे ज्ञान का हमें पता है, तो हमें कैसे पता है, किस तरीके के थ्रू पता है। हमने एक पेड़ देखा, तो हमने पेड़ देखा कैसे, अपनी आंखों से देखा ना। ठीक है, द मेथड इज प्रमणा, मेथड यानी कि हमने देखकर या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें पता लगा कि वो सामने हमारे जो है वो एक पेड़ है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड प्रमणा। क्वेश्चन 47 है, ए मैन आउट नो मोर टू वैल्यू हिमसेल्फ फॉर बीइंग वाइजर देन अ वुमन if he owes his advantage to a better education then he ought to boast of his courage for beating a man when his hand were tied. The above passage is an example of, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनालॉजिकल आर्गूमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी को एक महिला की तुलना में समझदार होने
के लिए खुद को महत्व नहीं देना चाहिए अगर वह एक बेहतर शिक्षा का लाभ उठाता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोली गई है कि जो एक आदमी है ना वो एक महिला के तुलना में खुद को ज़्यादा समझदार समझ रहा है क्योंकि उसे बेटर एजुकेशन मिली है और उस महिला को वो बेटर एजुकेशन नहीं मिली है। और जो इसमें सेकंड कंडीशन बोली गई है कि तो तो उससे उसके हाथ बंधे होने पर एक आदमी की पिटाई करने की हिम्मत चाहिए। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि दो आदमी है, ठीक है, उसमें एक आदमी के हाथ बंधे हैं, ठीक है, और दूसरा आदमी उसको मार रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा आदमी उसको मार रहा है तो उसको खुद को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए कि भाई मैंने तो उसकी पिटाई की या मैंने उसको मारा, क्योंकि दूसरे बंदे के तो हाथ बंधे हैं। अगर उसके हाथ खुले होंगे तब तो दोनों में लड़ाई होती, तब वो पर्सन जीतता, तो हम मानते भी कि ठीक है उसने लड़ाई करके जीता है। लेकिन जो पहला इंसान है उसके तो हाथ बंधे हैं ना। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं हमारे पास। तो इन दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया और हमें पूछा गया कि ये कौन सा आर्गूमेंट है, ठीक है, कौन सा तर्क है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनालॉजिकल आर्गूमेंट। देखिए डिडक्टिव आर्गूमेंट का मतलब है कि जैसे जनरल रूल दिया गया है हमारे पास और हम उसका स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इफ़ द रूल इज़ ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। कि आपके पास दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एक जनरल रूल होगा और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास एक स्पेसिफिक कंक्लूजन। बी है हमारे पास हाइपोथेटिकल आर्गूमेंट। हाइपोथेटिकल आर्गूमेंट का मतलब है कि समथिंग इमेजिन नॉट रियल बट पॉसिबल। कि आप मान के चल रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, वो एक्चुअल में है, अभी रियलिटी में है नहीं लेकिन पॉसिबल है वो सिचुएशन। कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशन इफ़ देन यूजेस इफ़ देन व्हेन सपोज टाइप कंडीशन। जैसे इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो कि सपोज यू बिकम अ टीचर, तब आप क्या करेंगे। या इफ़ आप बोल सकते हो कि इफ़ ह्यूमन कुड फ्लाई, अगर इंसान उड़ सकते तो क्या होता। वैसे वैसे आप अपनी इमेजिनेशन में उन चीज़ों को सोच रहे हो तो उसमें कुछ सच भी हो सकती हैं या सच नहीं हो सकती हैं, पॉसिबल है या हो सकता है। ठीक है, सेकंड था सी हमारे पास एनालॉजिकल आर्गूमेंट। इट एक्सप्लेन समथिंग बाय कंपेयरिंग टू सिमिलर सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सिचुएशन दी जाती हैं, ठीक है, उनको हम कंपेयर करें। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि इसका एग्जाम्पल है कि अ मैन शुड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग वाइजर देन अ वुमन बिकॉज ही हैज़ अ बेटर एजुकेशन। और दूसरा था कि दिस इज़ कंपेयर्ड, इसको कंपेयर किया गया था कि अबाउट बीटिंग समवन हुज हैंड्स वर टाइड। ठीक है, बोथ शो एडवांटेज ड्यू टू अनफेयर कंडीशन। कि इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है एनालॉजिकल आर्गूमेंट। ऑप्शन डी था हमारे पास फैक्चुअल आर्गूमेंट। देखिए फैक्चुअल से समझ आ रहा है, इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, डेटा और एविडेंस। जैसे एग्जाम्पल है इसका कि स्मोकिंग काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कॉजेज हेल्थ, स्मोकिंग काउजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मेडिकल रिसर्च शोज दिस, कि मेडिकल रिसर्च ने ये शो किया है कि स्मोकिंग करने से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे पास एक इसमें क्या किया कि यूजेस रियल डाटा और एविडेंस। मेडिकल रिसर्च ने इस चीज़ को प्रूफ किया है कि स्मोकिंग से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए इसको फैक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन 48 है हमारे पास, इफ़ द प्रोपोजिशन नो मेंस आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम मेंस आर ऑनेस्ट। देखिए इसमें जो बोला गया है कि नो मेंस आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसको क्या है, गलत माना गया है। अगर कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ आदमी ईमानदार होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम मेंस आर ऑनेस्ट। देखिए जो ऑप्शन बी है ना, ऑल मेंस आर ऑनेस्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे भी कुछ आदमी ईमानदार हो या कुछ ना हो। और जो सी ऑप्शन है कि सम मेंस आर नॉट ऑनेस्ट, तो इसका मतलब है कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी है, कुछ आदमी ईमानदार हो भी सकते हैं। लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, सम मेंस आर ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। देखिए 144:23 और इसको आगे बोला गया है कि 169 की रेशो क्या होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था 144:23 और प्रोपोर्शन 169:25। तो देखिए 144 है ना,
144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे 23 है, यानी 12 का स्क्वायर 144। अगर आप 12 में +1 करें, सॉरी 12 + 12 आएगा हमारे पास 24, और उसमें 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। और नेक्स्ट है 169, तो ये किसका, ये होता है 13 का स्क्वायर 169, 13 + 13 = 26, और 26 में -1 = 25। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, फाइंड द लेटर इन द 8th पोजीशन व्हेन द अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम द राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ठीक है, ABCD पूरा Z तक, और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हम इस ऑर्डर को हम उल्टा करके लिखें, ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है। हमें बोला गया कि हमें राइट से बताना कि 8th पोजीशन पर कौन सा लेटर आ रहा है। तो मैंने इसको पीछे से लिखा है Z से उल्टा, तो 8th पोजीशन पर हमारे पास आ रहा था S। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी S। तो हमारे पास यहाँ पे 2019 का HP सेट का पेपर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको HP सेट के 2024 या 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है आपको चाहिए, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल खुशबू क्रांसीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें।